नमस्कार प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के सामान्य हिंदी और हिंदी के पाठ्यक्रम में राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध निबंध संकलित है। आपने इससे पूर्व इस निबंध के प्रथम अंश भूमि की विस्तृत व्याख्या पूर्व में बनाए गए 3 वीडियो के माध्यम से देख और सुन चुके हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम राष्ट्र का स्वरूप निबंध के दूसरे अंश जन पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपने पढ़ा है कि राष्ट्र का स्वरूप भूमि, भूमि पर रहने वाले जन और उस जन की संस्कृति से मिलकर बनता है। हमने चर्चा की इससे पहले कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने किस प्रकार से भूमि को राष्ट्र के स्वरूप का बहुत महत्वपूर्ण अंग माना है, और ये भी उन्होंने कहा है कि समस्त प्रकार की जो राष्ट्रीय विचारधारा होती है, भूमि एक प्रकार से उसकी जननी है। भूमि के बिना राष्ट्र की कल्पना ही संभव नहीं। उसका एक मूलाधार है। पहले अंश में उन्होंने इस बात को बहुत जोर दे करके और विस्तार से बतलाया है, और ये भी बतलाया कि भूमि किस प्रकार से लंबे समय के पश्चात एक श्रद्धा का, मातृशक्ति का प्रतीक बन जाती है। कैसे बनती है वो हम इस जन वाले अंश में देखेंगे। तो जन वाले अंश की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये आप पहले ही जान चुके हैं कि भूमि, भूमि पर रहने वाला जन और उस जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से जन जो है वो राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पृथ्वी पर मनुष्यों का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल भूमि से देश बनता है, राष्ट्र नहीं। भूमि पर जब मनुष्य होते हैं, जन होते हैं, तब वो राष्ट्र का स्वरूप धारण करता है। इसी बात को वो और व्याख्यायित करते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, तैयार होता है। संपादित होता है बनना, तैयार होना। पृथ्वी और जन, ये जब दोनों मिलते हैं तो एक नई संस्कृति पैदा होती है, और फिर उसमें तीसरा तत्व संस्कृति का भी जुड़ जाता है। तो इन तीनों के मिलन से फिर राष्ट्र बन जाता है। केवल अगर भूमि है तो वो देश तो बन सकता है, लेकिन राष्ट्र की संज्ञा पाने के लिए उसे उस भूमि पर जन का होना आवश्यक होगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। बिल्कुल ठीक बात है। कोई पशु पक्षी, कोई और प्राणीधारी, जीवधारी इस पृथ्वी को मां नहीं कहता। उसके लिए तो ये उपभोग की एक जगह है, रहने की एक जगह मात्र है। लेकिन मनुष्य के लिए ये मां है। वो इसे अपनी मां के समान ही सम्मान की दृष्टि से देखता है। बहुत पहले अथर्ववेद में ये बात मुखरित हुई थी, खुल करके आई थी कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ।
ये अथर्ववेद में कहा गया था। वैदिक काल से ये धारणा बलवती होती चली आई है, धीरे धीरे बनती चली आई है कि जो धरती है ये माँ के समान है। माँ जो हमें जन्म देती है, हमारा पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार से इस धरती से भी हम पोषण पाते हैं। ये धरती न होती तो संभवतः हमारा अस्तित्व भी न होता। तो जन इस धरती का, इस पृथ्वी का पुत्र है। ये अथर्ववेद की ऋचाओं में ये मिलता है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। और जिस दिन उस भूमि पर, उस पृथ्वी पर रहने वाले जन के अंदर ये भाव जागृत हो जाए कि ये धरती हमारी माँ है, तो राष्ट्रीयता की भावना पनपनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उस माँ से फिर श्रद्धा भाव जुड़ जाता है, उसका सम्मान, उसका अपमान होने पर कुर्बान होने के, बलिदान होने के भाव जागृत हो जाते हैं। ये जो भाव हैं पृथ्वी के प्रति जन का, ये राष्ट्र की भावना को धीरे 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 मजबूत बनाता है, उभारता है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये भावना ही वो बीज है जिससे आगे चल के राष्ट्रीयता का वटवृक्ष तैयार होता है। ये भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। जितनी ही तीव्रता के साथ ये भाव जागृत होता है, जन जन में जागृत होता है, उस सारे देश में एक भाव गुंजायमान हो उठता है जिसको कहते हैं राष्ट्र निर्माण का भाव। सभी के हृदय में अगर यही लय, यही भाव, यही स्वर गूंजने लगे तो फिर उस राष्ट्र के निर्माण में कोई बाधा नहीं रह जाती। शब्द प्रयोग किया गया राष्ट्र निर्माण, तो राष्ट्र कोई बनी बनाई चीज़ नहीं मिलती, उसका निर्माण करना पड़ता है। भावनाओं से, व्यवहार से, विचार से, उसके प्रति निष्ठा से उसका निर्माण करना पड़ता है, निर्माण बनाना पड़ता है। इस धरती पे लोग रह रहे थे, न जाने कब से रह रहे थे, लेकिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे अंदर ये जो भाव, ये जो सूत्र है, ये जो जुड़ाव है कि हम एक हैं, हम भारतीय हैं, हम एक ही राष्ट्र के पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये भाव धीरे 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 करके विकसित हुआ है और जा कर के इस स्वरूप को प्राप्त कर सका। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। यही भाव है जो किसी धरती को माँ बना देता है और इसी भाव के कारण उस धरती से वहाँ के रहने वाले लोगों का वास्तविक संबंध तय होता है। जहाँ ये भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जहाँ उसमें भावनात्मक आवेग नहीं है, जहाँ हृदय से नहीं जुड़ा हुआ है आदमी अपनी धरती से, जन, तो वहाँ वो संबंध जड़ और अचेतन, उसमें दिल का जुड़ाव न होने से वो जड़ बना हुआ है, रूखा है वो संबंध। उस संबंध में वो आत्मीयता, वो भावनात्मकता नहीं देखने को मिलती है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए कुछ इस प्रकार प्रकट होता है। कैसे? जैसे ही वो मान लेता है कि धरती मेरी माँ है तो गाने लगता है। क्या गाता है? नमो मात्रेय पृथिव्यै, नमो मात्रेय पृथिव्यै। हे पृथ्वी माँ, हे माता पृथ्वी, तुमको प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। और ये भाव कोई एक दिन में जागृत ना हुआ होगा। लंबे अनुभव, लंबी अनुभूति, लंबे सिखावन के बाद ये सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा बना होगा कि ये धरती हमारी माँ है, हम इससे पोषण पाते हैं, ये हमारा जीवन है, इसका सम्मान करना एक पुत्र का माँ के प्रति जो सम्मान भाव है कुछ वैसा ही है। ये प्रणाम भाव ही
भूमि और जन का दृढ़ संबंध है, बंधन है। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दृढ़ता से बंधे हुए हैं। किस भाव से बंधे हुए हैं? सम्मान और श्रद्धा के भाव से। इसी दृढ़ भित्ति पर, भित्ति कहते हैं नींव, दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। ये किसी राष्ट्र के भवन के निर्माण की पहली शर्त है कि वहाँ के रहने वाले लोग उस भूमि को श्रद्धा भाव से, उसके प्रति अपने हृदय में गहरा आत्मीय भाव रखें। तब जो नींव तैयार होती है, उस पर जो भवन खड़ा होता है, राष्ट्र निर्माण का जो भवन खड़ा होता है, राष्ट्र का जो भवन खड़ा होता है, वो फिर अविचल होता है, वो मजबूत होता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है, इसी भाव पर। ये वो चट्टान है, धरती और वहाँ के रहने वाले लोगों का आपसी संबंध, वो दृढ़, वो मजबूत चट्टान है जिस पर फिर राष्ट्र का भवन खड़ा होता है, और वो भवन फिर कभी डगमगाता नहीं है। और जहाँ केवल ये भाव है कि हम तो यहाँ रहते हैं, इस धरती का केवल हमें उपयोग करना है, इससे कोई हार्दिक लगाव नहीं है, वहाँ राष्ट्र निर्माण का भवन मजबूत नहीं हो सकता, वो ढह जाएगा। वो राष्ट्र फिर ढह जाता है, वो राष्ट्र फिर बहुत आगे तक नहीं चल पाता। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। बिल्कुल, जिस धरती से आपका लगाव है तो फिर आपके कर्तव्य भी हैं उसके प्रति, और फिर उन कर्तव्यों की डोर के साथ साथ अधिकार भी बंधा हुआ है। आप उससे जो चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो इस धरती को अपना मानता है, इसके प्रति अपने कर्तव्यों को पहचानता है, उसे ही इस धरती से कुछ पाने का अधिकार है। और जो इसे मानता ही नहीं, तो वो इस धरती से कुछ पा भी नहीं सकता है, उसे पाने का अधिकार भी नहीं है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माँ आशीर्वाद के सिवा कुछ भी न दे तो भी पुत्र को उसके प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव रखना ही चाहिए। ये उसके स्वभाव का कर्तव्य है, स्वभाव का धर्म है। वो एक निष्कारण धर्म है, कोई उसमें हेतु नहीं जुड़ा होगा, उसमें कोई लाभ की मंशा नहीं जुड़ी होती है। तो जन का भी धरती के प्रति कुछ माँ जैसा भाव ही होना चाहिए। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो पुत्र अपनी माँ से इसलिए प्रेम रखता है, श्रद्धा भाव रखता है कि उससे उसे कुछ लाभ होगा, स्वार्थ के लिए ऐसा करता है, तो वो पुत्र एक तरह से पतित होता है, वो उसके गिरावट की ओर इशारा करता है। जो पूज्य हैं उनसे स्वार्थ से प्रेम नहीं रखना है, उनसे तो स्वभाव से प्रेम रखना है, उनसे तो स्वभाव से श्रद्धा रखना है। जब तक ये प्रबल भाव नहीं आता मन में, जब तक ये मजबूत भाव मन में नहीं आता, तब तक वो संबंध पवित्र दृढ़ नहीं माने जा सकते। धरती के साथ जन का संबंध भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। संसार में होड़ ही इसी बात की लगी हुई है कि हमें अधिकार चाहिए। कर्तव्य बहुत बाद में आता है, अधिकार सबसे पहले आते हैं। अधिकार की मांग सबसे ज़्यादा होती है। हमें इन दोनों के बीच संतुलन रखना चाहिए। हमें कर्तव्य की ओर भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। कर्तव्यों से ही अधिकार जनित होते हैं, पैदा होते हैं। कोई कर्तव्य हम ठीक से करते हैं तो धीरे धीरे उन्हीं कर्तव्यों के माध्यम से अधिकार पैदा हो जाते हैं। तो हमें इस राष्ट्र के प्रति, इस धरती के प्रति, यहाँ के रहने वाले जन के प्रति अपने कर्तव्यों को पहले रखना चाहिए। इनसे हमें प्राप्त क्या होगा, इन पर हमारा अधिकार कितना है, वो बाद की बात है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। स्वाभाविक सी बात है
पशु पक्षी से लेकर के मनुष्यों तक में ये देखा गया है कि माँ अपने पुत्रों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। उसने सभी को एक जैसे ही जन्म दिया है और सभी के प्रति एक जैसा ही भाव रखती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। तो जैसे मनुष्यों में माँ की सारी संतानें माँ की दृष्टि में बराबर हैं, वैसे इस धरती पर जो भी हैं, मनुष्य हैं, जन हैं, प्राणी हैं, वे सब बराबर हैं। इस धरती के लिए कोई न ऊंचा है और न नीचा है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। जो इस पृथ्वी को अपना मानता है, इसके प्रति सम्मान का भाव रखता है, वो कोई भी हो, किसी रंग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो इस धरती के सभी वरदानों में बराबर का हकदार, भागीदार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। विभिन्न